नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बरासी और मेरे प्यारे बच्चों, देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यह क्या वीडियो रिकॉर्डेड है, क्या पंकज सर लाइव हमें पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि हाँ वीडियो रिकॉर्डेड है, बट एक बात याद रखना, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो यही कारण है कि मैं रिकॉर्डेड इसको दे रहा हूँ और एक थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, उसके कारण हम रिकॉर्डेड मिल रहा है। लेकिन हाँ मिलने वाले, लाइव भी मिलने वाले, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जो एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक का मतलब ये बोल सकते हो कि जो बहुत कम लोगों को पता होती है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं उड़ान हिंदी बैच में, इसका मतलब यह है कि हम कुछ एडवांस चीजें भी पढ़ेंगे बेटा, और इसके लिए मैं तुम लोगों के सामने आया हूं। तो इस मेथड से तुम सारे के सारे जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उससे क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो, मतलब बहुत इजीली तरीके से। लास्ट टाइम तो मैंने हिट एंड ट्रायल विधि बताई दी थी और तुमने बहुत अच्छे से उसको सीखा भी था। अगर नहीं सीखा तो वो लेक्चर देख कर आना, बहुत बढ़िया तरीके से, तुम्हें बहुत मजा आएगा। बट आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड, मतलब जो हमारा बीजगणितीय मेथड है, ठीक है, मतलब जोड़ घटाना, जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, और मैथ्स नहीं है तो पंकज सर सिखा देंगे। वो अगर आपका बहुत अच्छा है तो किसी भी रासायनिक समीकरण को आप बहुत आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप तुम बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होगे, और इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि हम आज रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल करता है मेरे एटीपी वालों से मिलने का, तो जल्दी से है ना चैट सेक्शन में एटीपी लिख जाना अगर कंसेप्ट ओपी लगा हो, ट्रिक बहुत प्यारी लगी हो और क्लास में मजा आया हो। तो बिना देरी करे जोक्स भी चलेंगे यार, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई है ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर का रिकॉर्डेड भी और लाइव भी दोनों सेम ही लगता है मुझे। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो पहला जो रासायनिक समीकरण का संतुलन है ना, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब ये थोड़ा स्पेशल है। क्या है बेटा? स्पेशल है। स्पेशल लगा छोटे? हाँ वैसा कुछ। अब रीजन क्या है स्पेशल? बेसिकली ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है ना, वैसा कुछ दिया नहीं है। और मैं तुम लोगों से टू बी ऑनेस्ट ये बात कहूं तो ये थोड़ी एडवांस मेथड हो गई, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम बहुत दिमाग स्टक हो गया है तो इसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। और ये भी मत सोचा करो कि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है या हमको, बेटा पंकज सर को सब पता है ना, मुझे सब पता है तुम्हें क्या समय पर क्या देना है, क्योंकि मैंने है ना जाने कितने बैचेस पढ़ा दिए, एक बैच नहीं पढ़ाया, ना जाने कितने बैचेस पढ़ा दिए, 6-7 बैचेस पढ़ा दिए, जिसमें से राजस्थान बोर्ड के टॉपर, मतलब एक बच्ची थी वो जिसके 98-97% थे, किसी के 99% स्कोर हुए हैं, वो सब मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और वो पढ़े भी हुए हैं, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है। और अगर ज्यादा ही कुछ सोचना है तो फिर पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th हिंदी मीडियम जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर तुम इंटरव्यूज देख सकते हो, बच्चे खुद बताते कि बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। अब मेरा वो टारगेट नहीं है कि एकदम से तेजी से भागे अपन, जल्दी 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 पूरा सिलेबस खत्म करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं, जल्दी से रट कर आ जाओ भैया एग्जाम में लिखा और एग्जाम में मार्क्स आ जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि तुम्हें वो सारी चीजें मिले जो फ्यूचर के लिए बहुत रिलेवेंट हो, फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, और दूसरी चीज तुम्हारे 10th बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में, मतलब 100% केमिस्ट्री में बने, 27-30 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, वो सारे के सारे केमिस्ट्री तुम लोगों से बने, ये मेरा लक्ष्य है। तो बिना देरी करे अपन शुरू करते हैं। तो बेसिकली है ना, आज रासायनिक समीकरण का संतुलन की स्पेशल ट्रिक आज अपन कवर करने वाले हैं, और आज ही हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, मतलब एक संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में अपन आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसको हम बोला करते हैं, इस मेथड को हम बोला करते हैं बीजगणितीय है ना ट्रिक, है ना, इसको एल्जेब्रिक मेथड भी बोला करते हैं। कौन सी? एल्जेब्रिक मेथड। वो भी किसके लिए? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। किसको? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब ध्यान से सुनो, इसको करने का बहुत प्यारा से एक ट्रिक बताता हूं। देखो अपन शुरुआत में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसके बाद तुम खुद करना, तुम्हें अपने आप से कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मैं एक यही ले लेता हूं, मेरे पास मान लो CH4 है, इसको अपन बोलते हैं क्या? मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। देखो इस तरीके से बनाते चलना, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास क्या है? CH4 है, ये हमारे पास आ गया मीथेन। क्या आ गया बेटा? मीथेन। फिर इसकी ऑक्सीजन से हमने अभिक्रिया करवा दी, ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे? हाँ भाई। अब मीथेन भी बेटा गैस होता है, ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस होती है, और ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं क्या? तीर के उस पार, मतलब बराबर में निर्माण करते हैं CO2 गैस का, और साथ में वाटर का जो होता है H2।
अब तुम लोगों को बताऊं एक बात कि तुम लोग वही मेथड बताओगे, मेथड कौन सी वाली अपन ने अभी सीखी हुई थी कि सर एक तरफ LHS का कॉलम बनाएंगे, दूसरी तरफ RHS का कॉलम बनाएंगे, मतलब एक बाईं ओर एक दाईं ओर, फिर हम यहाँ पर कार्बन लिखेंगे, उस तरफ कार्बन एक है, इस तरफ कार्बन एक है, मतलब कार्बन संतुलित है। उस तरफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, देखो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 है। तो इस तरीके से हमने मेथड वो जो सीखी थी लास्ट लेक्चर में, वो तब तुम लोगों ने अच्छे से सीखा था, लेकिन कभी कभी उसमें है ना बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं। स्टक मतलब कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होना चाहिए ना कि अब भाई देखो 10th क्लास में एक स्पेशल बैच में हम पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल चीज सीख रहे हैं, और मैं बताऊंगा 99.9% हिंदी मीडियम के छात्रों को ये ट्रिक नहीं पता होती और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होती, लेकिन तुम लोग वो सीखने वाले हो, इसके लिए तुम लोगों को शाबाशी। चलो, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन हो गया, इसको लिख लेते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। गाता रहे मेरे बच्चों। देखो आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहना, मुझे पता है तुम लोग मुझे अच्छे से समझोगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले क्या करना है, इस मेथड की क्या है, सबसे पहला इसी मेथड को अपन बोला करते हैं, इसी मेथड को हम बोला करते हैं क्या? AB, है ना, ABCD मेथड। कौन सी मेथड बोला करते हैं? ABCD मेथड, मतलब ऐसे ABCD वाली मेथड इसको बोला करते हैं, है ना, मेथड बोला करते हैं। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं बेटा, इसमें ABCD तुमको आना चाहिए। ओहो सर, हमको तो आता है। कैसे करते हो ABCD? सर बता देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा कि हर जो अणु लिखा हुआ होगा समीकरण में, उन सभी के सामने ABCD लिखना है। इसको A मान लो, यहां पर B मान लो, क्योंकि यहीं पर संतुलित करने के लिए अपन किसी चीज को लिखा करते हैं ना, जैसे यहाँ 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं ना, नीचे थोड़ी लिखते हैं। तो इन सभी को मान लो, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर D होगा, ऐसा अपन ने मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ABCD ऐसे करके हम मान लेते हैं। ठीक है सर जी, इजी है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना, अब ध्यान से सुनना, अब अपने को सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना? कार्बन को। तो ऐसा लिख लो, C के लिए, C मतलब कार्बन के लिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, है ना। कार्बन की बात चल रही है भाई, किसकी बात चल रही है? सबसे पहले कार्बन की बात चल रही है, पहली चीज। अब कार्बन को बैलेंस कर रहा है, ये रहा हमारा कार्बन छुटका। देखो ये वाले पेन से मैं कार्बन को सॉल्व करूंगा। चलो अब ये बताओ, ए में कार्बन कितने हैं? सर ए में एक ही कार्बन है, इस तरीके से लिख लो। देखो ए में कार्बन कितने हैं? एक, इस तरीके से। अच्छा, बी में कार्बन कितने हैं? कुछ नहीं है सर। अब देखो तीर का निशान जब इस बार आ जाए ना, तो अपन को क्या लगाना है? बराबर। ध्यान से समझना, ए में कार्बन कितना था? एक था, तो मैंने ए लिख दिया, ठीक है। हाँ भाई, फिर बी में कार्बन कितना था? ऑक्सीजन ही कार्बन था नहीं, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। अब जैसे ही एरो आया तो अपन ने क्या लगा दिया? बराबर, है ना। अगर इस तरफ होता तो बेटा अपन प्लस का साइन लगाते। अब एरो किस तरफ आ गया ना, तो बराबर। अच्छा, इस तरफ देखो, सी में कार्बन कितने हैं? सर एक है, एक ही दिख रहा है ना सी में कार्बन, हाँ एक है, तो अपन ने लिख लिया सी। अच्छा, डी में कार्बन कितना है? सर डी में कुछ नहीं है, तो हमने ये ले लिया कि ए बराबर सी, ए बराबर सी, ए बराबर सी, और इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दोगे? समीकरण नंबर 1 दे दोगे। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, है ना। अभी और समझ में आ जाएगा, एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं किसके लिए? अगला मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। चलो ऑक्सीजन मतलब O के लिए। अब देख लेते हैं। चलो ए में कितने कार्बन है? ए में कितने ऑक्सीजन है? सर एक भी नहीं, कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन था ही नहीं, तो अपन ने यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लिखा। बी में ऑक्सीजन है, वो भी कितने बेटा? 2 हैं। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 2b लिखना पड़ेगा। 2 × b मतलब 2b, 2 ऑक्सीजन है तो 2b, 3 ऑक्सीजन होते तो 3b, मतलब 2 × b हो गया। पता है ना, जब यहाँ पर ऐसा लिखा होता है तो अपन गुणा कर देते तो 2b, है ना। चलो अब एरो आ गया भैया, तो अपन बराबर लगाएंगे। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? सर इसमें भी 2 हैं, तो अपन लिखेंगे 2c। क्या लिखेंगे? 2c। अच्छा, प्लस इसमें देख लेते हैं सर, तो देखो यहां पर डी में कितने हैं? डी में एक ऑक्सीजन है, तो अपन लिख लेंगे 2c + d, 2c + d। बहुत बढ़िया सर जी, हमको तो क्लियर हो गया। समझ पा रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं, क्या मेथड लेकर आ रहा हूं? और भी एग्जांपल सीखेंगे बेटा, टेंशन की बात नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्ड वाले के अपन पास आते हैं, थर्ड वाले की तरफ आते हैं। चलो अभी तो क्या अपन ने ऑक्सीजन की बात कर ली, ऑक्सीजन को अपन ने इससे दर्शा दिया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है ना। और अपना जो ये वाला था, है ना, ये कार्बन था, है ना, यहाँ कार्बन था,
यहाँ कार्बन था, मैंने दिखा दिया है, 2 जगह कार्बन थे तो अपन ने, देखो मैंने अलग अलग कलर से कर रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। चल अगला अपन देखते हैं और आसानी तरीके से। अब क्या बचा, देखो कार्बन को अपन ने देख लिया, ऑक्सीजन को देख लिया, अब कौन सा तत्व बचा, अब बचा हाइड्रोजन, है ना। कार्बन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ही बचा है। चलो तो अपन लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये फिर आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है सर, हाइड्रोजन देखो एक यहां रहा, है ना, और कहाँ है, यहां रहा। चलो ए में हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो अपन बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन है, तो अपन लिखेंगे 4A 4A। अच्छा बी में हाइड्रोजन है, नहीं है, अपन बराबर लगा देंगे। फिर इस तरफ आओ, सी में हाइड्रोजन है, नहीं है, डी में हाइड्रोजन है, हाँ है, कितने हैं, 2 हैं, तो अपन लिखेंगे 2D। क्या लिखोगे, 2D। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को नीचे ले आओ यहाँ, तो क्या आ जाएगा 4A अपॉन, है ना, 4A अपॉन 2, है ना, बराबर D। 4A अपॉन 2 बराबर D। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, है ना, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2A बराबर D। समझ में आया, मतलब D का जस्ट डबल क्या है, 2A। 2A मतलब 2A बराबर क्या होता है, D होता है। 2A बराबर क्या होगा, D होगा। समझ में आया ना बेटा, इसको अपन ने काट दिया, देखो 2 इधर आया था, बटे में आ गया, है ना। इस तरीके की चीजें हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई। चलो भाई अब इसके बाद हम है ना, हम वहां पर उस वैल्यू को 1 ले लेंगे, जैसे कि ABCD मैं अपने को उस चीज को 1 लेना है, ABCD में उस चीज को 1 लेना है, वो हर चीज में कॉमन है, हर जगह पर जो है। देखो A को अगर मैं देखूं तो देखो इसमें भी A है, A नहीं है, चलो इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें A है, हाँ है। और फिर अगर मैं बात करूं ठीक है, इसमें भी A है, हाँ है। इन 2 इक्वेशंस में A है ना, इन 2 इक्वेशंस में A है। ये थर्ड इक्वेशंस थी, ये कौन सी थर्ड इक्वेशंस थी, थर्ड थी, ये थर्ड थी, ठीक है, हाँ ये क्या थी, थर्ड थी, अपन लिख देते हैं ऐसा। तो देखो इसमें भी A है और इसमें भी A है, मतलब सॉरी इसमें भी A है और इसमें भी A है, 2 इक्वेशंस में, 1 और 2, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन में A है। चलो और कहाँ है भाई, C को देख लेते हैं, C कहाँ पर है, C इसमें भी है और C सिर्फ एक ही में। तो मैं अगर A को 1 मान लूं, A को 1 मान लूं, A को क्यों 1 मारा, A को 1 क्यों माना, A बराबर अगर 1 ले लूं तो A को 1 क्यों लिया, क्योंकि आसान रहेगा, क्या रहेगा, आसान रहेगा। पहली चीज उसको 1 मानना जो तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन के लिए आसान हो, के जैसे कि अगर तुम इसको मान लोगे ना 1, तो तुमको देखो A को अगर मैंने 1 मान लिया तो C भी 1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं बोल दूं A बराबर 1, A बराबर 1, तो बताओ C बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A को अगर मैंने 1 मान लिया तो C भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो अब अगली इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसमें तो क्या है भाई, अगली है ना, ये तो हो गया भाई, है ना, ये कहानी हो गई। अच्छा अब अपन समीकरण 2 में चलते हैं, ये तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब अपन समीकरण 2 में चलते हैं, किस में चलते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं। चलो 2 में तुम देखो, 2 में तुम देखो 2B क्या है बेटा, 2B, अच्छा बराबर 2C, बताओ 2C क्या होगा, 2C मतलब C बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1, तो 2C और इंटू 1 मतलब 1 ही हो गया, है ना, 2 का गुणा है, अगर C की वैल्यू 1 रखोगे तुम, जैसे ही C की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 2 ही। चलो ठीक है, प्लस D कितना है, D कितना है भैया, तो D है सर, अगर मैं बात करूं D हमारा 2A है, क्या है, D हमारा 2A है। अब बेसिकली अगर तुम लोग यहां पर देखोगे, इस A की वैल्यू में क्या रख दूं, 1 रख दूं, अभी मैंने देखा ना A को 1 माना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा 2, अच्छा तो ये हो जाएगा 2, चलो अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 4, क्या हो गया 4, और 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा B बराबर, देखो ये हो गया 4, B बराबर है ना 2B बराबर 4, तो B बराबर कितना हो जाएगा 4/2, तो B बराबर कितना आ गया 2, तो B भी 2 हो गया, D भी 2 हो गया, B भी 2 हो गया, D भी 2 हो गया, A और C 1 1 हो गए, A और C 1 1 हो गए। चीजें क्लियर हो पाई, चीजें क्लियर हो पाई, क्या करा मैंने,
सर मैंने इस तरीके से समीकरण बना लिया, फिर मैंने उसको एक मान लिया जो मेरे लिए इजी था। मान लो ए को मैंने एक माना तो ए भी 1 हो गया और सी भी 1 हो गया। जैसे ए 1 हुआ है ना, तो 2 भी बराबर, अगर मैं बात करूं पहले इसको कर लो, ए 1 जैसे ही हुआ तो देखो यहां पर 1 तुम जैसे ही रखोगे तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 2 आ गई। चलो भाई, तो ए सी और डी की निकल गई। अब सबसे आखिरी वाली इक्वेशन 2, बी की वैल्यू क्या थी भाई, बी की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, अभी निकालेंगे अपन, है ना, बी की वैल्यू निकालनी है। ए सी और डी की तो निकल गई है। 2 भी बराबर 2 × सी, मतलब सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, 1 है, तो हो गया 2, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 2 4, और ये क्या हो गया हमारा 2b। तो देखो 2 + 2 4, 2 + 2 4, और ये 2b, 2 इधर नीचे गया तो हो गया b = 4/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। इस तरीके से तुम लोगों को पता होना चाहिए, इस तरीके से तुम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पहले तो इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, कोई समस्या तो नहीं। अब तुम लोगों को मैं एक छोटी सी बताता हूं, देखो क्या हो गया अपने। तो देखो तुम लोग देखोगे मैंने क्या बताया था, CH4 + O2, क्या हो गया था CO2 + H2O। क्या बताया था भाई, A B C और ये D। A की वैल्यू कितनी आई बताओ, 1 आई। B की वैल्यू कितनी आई बताओ, B की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। C की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। D की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। यही चीज सिखाई। चलो रख कर देखते हैं, ये यही रख कर देखते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, CH4 प्लस B कितना है 2, B कितना है 2, O2 बराबर C कितना है 1 CO2 प्लस D कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2H2O, 2H2O। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं बेटा ये क्या होता है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड। अगर तुम लोगों को बताऊं तो तुम देखो रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। देख लो रासायनिक समीकरण क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। और अगर बहुत मजे की बात तुम देखो तो यहां पर एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, जैसे यह 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 हाइड्रोजन होगा। खुद याद करो, कल ही पिछली कक्षा से अगर पिछली वाली ट्रिक से तुम वेरीफाई करोगे तो भी सारी चीज होगी। 4 ऑक्सीजन है, देखो ना, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो देखो 2 2 दूनी 4, यहां पर ऑक्सीजन कितने 2 और यहां पर 2 4, तो 4 ऑक्सीजन यहां पर, 4 ऑक्सीजन यहां पर। जो तुम देखोगे हमने एक बहुत ही प्यारी मेथड से क्या कर दिया, वेरीफाई करना सीख लिया, या फिर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया। चीजें समझ में आई। एक और एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन तुम लोगों को आया नहीं आया, है ना, ये मेथड तुम लोगों को अच्छे से बनी या नहीं ये मुझे बताओ। बेटा बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनको अगर बात करें ये मेथड आती है, पर तुम लोगों से ये बनना चाहिए, पर ये तुम लोगों से बनना चाहिए। अगली मेथड करें, बढ़िया मस्त समाजम मजेदार। चलो आगे बढ़ते। तो खैर यही मेथड है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आता है। मैं तुम लोगों से बात बोलूंगा, देखो ये लास्ट लेक्चर मतलब आज के दिन का लास्ट लेक्चर है। इस क्वेश्चन को तुम खुद से प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। मुझे पता है तुम आधे तक पहुंच पाओगे क्योंकि क्वेश्चन टफ दे रहा हूं, लेकिन हाँ तुम लोगों को खुद से प्रयास करना। चलो मैं क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लाता हूं। NH3 प्लस O2, ये मुझे बना रहा है NO प्लस H2O, H2O। ठीक है, क्या करें सर? चलो पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन कहता है क्या, NH3 प्लस O2, है ना, NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2 देता है NO प्लस क्या H2O, NO प्लस H2O, NO प्लस H2O। अब क्या कर देंगे सर, जैसा आपने सिखाया, क्या कर दोगे, ABCD मान लेंगे, A B। बड़े बहुत कम बच्चे ये चीजें जानते हैं, लेकिन तुम लोग हिंदी मीडियम में शायद ये पहली बार होगा। हिंदी मीडियम में तो ये बोलूंगा कि ये पहली बार होगा, हिंदी मीडियम में पहली बार होगा, क्योंकि बहुत कम लोग, मतलब लोग भागते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, या फिर चलो
मैं तुम लोगों को एक कड़वा सच बता रहा हूँ, ये भी सोच लिया जाता है कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा है, ज्यादा क्या ही जानेगा, है ना, इसको वैसे पढ़ाकर चले जाओ, मतलब ये रियलिटी होती है। लेकिन मैं हमेशा ये टारगेट रखता हूँ कि यार तुम लोगों को, भले मैं तुम लोगों की नजर में बुरा मान जाऊं, है ना, तुम लोग मुझे सोचते हो कि यार ये सर कैसे हैं, है ना, इतना ज्यादा पढ़ा देते हैं और हमारी बुक्स में ही नहीं है ये सब, भले तुम लोगों के लिए मैं बुरा मान जाऊं, बन जाऊं, लेकिन मैं तुम लोगों से एक वादा कहूंगा कि मैं तुम लोगों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। तुम लोगों के लिए भले मैं बुरा बन गया, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। मैं इतनी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं वो नहीं चाहूंगा कि वो 10 क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख दूं, वही तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तुम पास हो जाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसी मेंटेलिटी मेरी बिल्कुल नहीं है बेटा, इससे तुम में जंग लगेगी और ऐसी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जो है ना इस देश में बन रही है। और फिर बोलते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिला। मैं तुम लोगों को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं जो स्किल, मतलब बोल सकते हो कौशल से पूरा भरा हुआ है, समझ रहे हो? तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि पंकज सर का थोड़ा तीखा करो यार। पंकज सर इतनी मेहनत करे तो अपन भी करते हैं ना, चलो अपन भी समझने का प्रयास करते हैं। देखो बहुत इजी है, ABCD लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करें भाई, सबसे पहले किसको संतुलित करें? सर नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, तो क्या लिखोगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। चलो पहली चीज आ गई नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन कहां है? ये रहा, ये रहा, A और C में ही है। चलो तो बार आप क्या लिखोगे बेटा? A में है। A में कितना नाइट्रोजन है बताओ? A में सर एक ही है तो अपन ये लिखेंगे। B में कितना है? कुछ नहीं, बराबर, क्योंकि एरो आ गया। C में कितना है? एक ही है तो अपन ने लिख लिया A बराबर C। खपाच, पहला समीकरण आ गया। तो मैं पता चल गया इसी को 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो A को अगर अपन ने 1 मान लिया तो B जो है वो C जो है अपने आप 1 हो जाएगा। चलो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर तुम देखोगे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन में यहां पर कितने हैं भाई? ऑक्सीजन यहां पर अभी B में, A में कितने हैं? A में कुछ नहीं है। B में कितने हैं? 2, तो मैं लिखूंगा 2B। 3 होते तो 3B, 4 होते तो 4B, समझ रहे हो ना? हाँ 2B। अब एरो आ गया, A में था नहीं, B में था, अब एरो आ गया। C में कितने हैं सर? C में भाई साहब 1 है तो अपन लिख लेंगे C। D में कितने हैं सर? D में भी 1 है तो C प्लस D। अच्छा इन दोनों में प्लस क्यों लगा? क्योंकि इसमें प्लस लगा, इसकी जगह पे अपने को बराबर लिखना है। एरो जहां आ जाए वहां पर बराबर, है ना, और बाकी प्लस वगैरह लिख रहे हैं तो वहां पे प्लस लगाते चलना, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इसको ले दिया अपन ने इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। चलो भैया अब अपन बात करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, अब थर्ड समीकरण की तरफ चलते हैं। चलो थर्ड वाला समीकरण अपन ले लेते हैं। अब थर्ड वाला किसके लिए हो जाएगा बताओ? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन की बारी। तो अपन लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। चलो हाइड्रोजन देख लो, यहां पर 3 है तो A हो गया तो 3A, समझ रहे हो ना? 3 हाइड्रोजन थे तो 3A। अरे यार 3 हाइड्रोजन है तो 3A, 1 नाइट्रोजन था तो सिर्फ A, समझ रहे हो? 2 ऑक्सीजन थे तो 2B, हाँ तो 3A। अच्छा फिर B में कितने हैं? कुछ नहीं, बराबर लगाया। D में कितने हैं सर? D में अभी देखो 2 हाइड्रोजन है तो अपन लिखेंगे 2D। क्या लिखोगे? 2D। चलो भैया तो D बराबर क्या हो जाएगा भाई? D बराबर क्या हो जाएगा, है ना? तो D बराबर हो जाएगा सर, ये D है, 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3। देखो D बराबर क्या हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो ना, इसी तरफ रखते चलो, 2 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 3/2A बराबर D। 3/2A बराबर D। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, है ना? 2 को नीचे ले आए तो ये हो गया 3/2A इंटू D। चीजें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन में 80 पे लिख देना अगर कंसेप्ट तुम लोगों को आया, और तुम लोग अगर मेरे सबसे आज्ञाकारी शिष्य हो तो ये चीज बिल्कुल बताना कि हाँ सर 10 बार देखना है लेकिन अपने को बनना चाहिए, 10 बार देखना तो अपने को बनना चाहिए। देखो समझ रहे हो ना क्या करा अपन लोगों ने? सर हमने ABCD सामने लिख दिया, फिर एक एक तत्व उठाया, नाइट्रोजन लिया तो नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन के लिए,
हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के लिए सारे तत्व हो गए। ठीक है सर, अब क्या करा हमने कुछ नहीं करा, सिंपल सी चीज। हमने ए को देखो, ए को सबसे पहले देखेंगे ए कहाँ है, तो नाइट्रोजन में ए एक बार है, तो ठीक है ए आ गया यहाँ पर भैया। और नाइट्रोजन बी में नाइट्रोजन है क्या, नहीं है। सी में नाइट्रोजन हाँ है, तो अपन ने लिख दिया सी। डी में नाइट्रोजन है, नहीं है। चलो ऑक्सीजन की बात चली, ऑक्सीजन में देखेंगे तो बी के अंदर ए के अंदर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। बी के अंदर है, हाँ है। कितने हैं, 2 हैं, तो 2 भी लिखा, बराबर करा क्योंकि एरो आ गया था। फिर सी के अंदर ऑक्सीजन है क्या, हाँ है, 1 है, तो अपन ने सी लिखा सिर्फ। फिर प्लस डी के अंदर ऑक्सीजन है क्या, हाँ है, 1 है, तो अपन ने डी लिखा सिर्फ। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन को देखा सर, ए के अंदर 3 हाइड्रोजन थे, तो मैंने 3 ए लिखा, बराबर कर दिया क्योंकि बी के अंदर कुछ नहीं था। फिर हमने सर सी के अंदर देखा, सी में भी कुछ नहीं था। डी में देखा 2 हाइड्रोजन थे, तो मैंने 2D लिख लिया। इसीलिए इस 2 का इधर लेकर आए, तो डी बराबर हो गया 3/2 इंटू ए, मतलब 3/2 ए। चीजें क्लियर हो गई भाई। केमिस्ट्री वाले मास्टर मैथ्स पढ़ा रहे, रे भगवान। कमल सर को पता ना, पंकज सर ने हमको मैथ्स सिखाया। क्या सिखाया, मैथ्स सिखाया। अरे सर खपाच, क्या सिखाया, मैथ्स सिखाया सर, है ना। हम वही पढ़कर आए सर, बीज गणितीय है ना, ट्रिक। ठीक है पक्का। ओए होए 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 होए, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो चीज है ना, अब अपन क्या करते थे, इसके बाद के तुम लोग याद रखोगे, अपन क्या करते थे, अब हम वो चीज को 1 मान लेते थे जिसमें हमें फायदा हो। बताओ किसको 1 मान ले। सर अगर मैं ए को 1 मान लूं तो सी भी 1 हो जाएगा, है ना। यहां पर ए की वैल्यू रख दूंगी तो डी की वैल्यू निकल आएगी। देखो ना, खुद सोचो, ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो डी की वैल्यू निकल आएगी। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। और सी तो यहां पर हो ही रहा है। चल, तो ए को अगर मैं 1 मान लूं, ए को 1 मान लूं, तो मुझे क्या हो जाएगा, फायदा होगा। क्या होगा बेटा, फायदा है, फायदा है। क्योंकि ए बहुत सारी जगह उपस्थित है, बहुत जगह उपस्थित है, बहुत जगह उपस्थित है, तो उससे अपना क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, हाँ चलो भाई। क्योंकि अगर अदर्स को भी मानोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन। इसलिए अपन को वो देखना होता है जो अपने लिए कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी है। जब मैंने ए को 1 माना, समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 की बात करें, तो मैंने जैसे ही ए को 1 माना तो सी भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है सर, तो ए बराबर 1 तो सी बराबर 1। ठीक है, ओके। अब अपन समीकरण 3 में चलेंगे। किस में चलेंगे, समीकरण 3 में चलेंगे। किस में चलेंगे, 3 में। ए को 1 माना तो सी भी क्या हो गया, 1 हो गया। समीकरण 3 में चलते हैं। समीकरण 3 क्या हो गया, ये तुम लोग खुद सोचो क्या लिखा है समीकरण 3 में, डी बराबर 3/2 ए। अच्छा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 ही, क्योंकि ए क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ना ए बराबर 1 हो, ए बराबर क्या है, 1। तो ए की वैल्यू जैसे तुमने 1 रखी, ए की वैल्यू जैसे तुमने 1 रखी, तो 3/2 आ गया, तो डी भी आ गया अपना। चलो, तो अपने पास क्या क्या आ चुका है, अपने पास ए आ चुका है ना। फिर अपने पास सी आ चुका है, डी आ चुका है, बी निकालना है। बी कहां से निकाल सकते हैं अपन, बी इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बी इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। चलो, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं बी कैसे निकालेंगे, है ना। बी कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूं। चलो भाई, तो अब समीकरण 2 में आ जाएंगे अपन, है ना। कौन से समीकरण में आ जाएंगे, समीकरण 2 में। अच्छा, तो समीकरण 2 की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी कैलकुलेशन अच्छी है ना। समीकरण 2 की बात चलते हैं, इधर करते हैं ना, ठीक है। चल, समीकरण 2 की करते हैं। चल, समीकरण 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं। देखो, ठीक है, अब समीकरण 2 की बात करते हैं। 2 क्या कहता है, 2b बराबर c प्लस डी, 2b बराबर c प्लस डी। चलो, 2b निकालना है, c की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस डी, डी कितना है बेटा, डी है 3/2, 3/2 भाई। डी की वैल्यू कितनी है, 3/2, बताया ना। 1 कहां से आया, c है। अच्छा, अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 नीचे आ गया इधर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5,
बहुत बढ़िया ना। अच्छा ये आता है ना तुम लोगों को, क्या कर देते अपन, दो नीचे ले आते क्योंकि कुछ नहीं था, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो यहाँ आ जाता 2। अच्छा ऐसे दिखाई देता हूं तुम लोगों को, है ना, ये 2 नीचे ही आ जाता है बेटा, फिर अपन 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 आ जाता है, फिर इसके नीचे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 + 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2b। अच्छा 2b बराबर हो जाएगा क्या 5/2, 5/2। अच्छा अब 2 को इधर ले जाओ तो b बराबर हो जाएगा 5/4, 5/4। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो सबके वैल्यूज में लिख रहे हो, बताए ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो यहाँ पर 1 + 3/2 था, अरे खुद सोचो ना 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, और 1.5 + 1 कितना हो जाएगा 2.5, तो यही तो है 5/2, 2.5 तो होता है, और वो भी नहीं पता तो यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 2, है ना, और इसके नीचे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 3, 2 + 3, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अरे यार सिंपल सी चीज है, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। तो चलो अपन निकाल लेते हैं कौन कौन की क्या वैल्यू आई। तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी, बी की अब भी निकाली कितनी 5/4, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू है सर सी की वैल्यू कितनी निकाली 1, डी की वैल्यू कितनी सर, डी की वैल्यू है 3/2। इसी को लेकर अपन चलते हैं। अब एक बात पता है तुम लोगों को, ऐसे तो तुम लिख सकते हो, ये एक सिंपलेस्ट रेशियो टाइप आ गया, लेकिन पता है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब ये भिन्नात्मक रूप से नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में कोई चीज नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको बटे को हटाएंगे। अब देखो बटे को हटाना कैसे है मैं तुम लोगों को वो भी बताता हूँ, ठीक है, इस बटे को हटाना कैसे है वो भी तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहली बात तो अपन ने वैल्यूज क्या क्या आई पहले तो अपन बात कर लेते हैं। ए कितना आया 1, बी कितना आया, बी आया सर अपना 5/4, यही है शायद, ठीक है, देखो मेरे को वैल्यूज भी याद आ गई, ठीक है। सी कितना आया, सी आ गया 1, डी कितना आया, डी आया अपना 3/2, 3/2 ही है ना, हाँ 3/2 आया। चलो अब ये अपनी वैल्यूज आ गई, ये अपनी क्या आ गई वैल्यूज आ गई, चल, है ना। अब अपन बात करें, अब मैं बात करूं अगर तुम लोगों के सामने, तो मेरे पास क्या है, ध्यान से सुना, मेरे पास इक्वेशन ये थी NH3 + O2 बनता था NO + H2O, H2O, ठीक है। चलो अब यहां पर हमने क्या कर दिया था, ABCD की वैल्यू रख के रखी, तो A क्या आ गया अपना, A आ गया 1, तो यहां पर 1 आ गया, तो 1 में अपन कुछ नहीं लिखते, है ना, 1 का मतलब क्या, 1 का मल्टीप्लाई मतलब कुछ नहीं, तो अपन 1 हटा देते हैं। चलो B कितना है 5/4, तो मैंने लिख दिया 5/4। ये कलर दिख रहा है ना तुम लोगों को, चलो दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो अपन कलर चेंज कर देते, कलर चेंज कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ढेर सारे कलर है मैं लेकर आया हूं चलो सर 5/4, ठीक है। फिर C कितना आया, C तुम लोगों को बताया था ना, C कितना है 1, तो 1 को अपन लिखेंगे नहीं। D कितना है 3/2। तो बेटा एक चीज बताओ कि इसको हम, अगर मैं बात करूं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं इसको, मैं जो फ्रैक्शन को हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूं, इसके फ्रैक्शन को मुझे हटाना है। फ्रैक्शन का मतलब यह है कि इस भिन्नात्मक रूप को हटाना है, इन भिन्न को हटाना है, मुझे क्या करना है, इस भिन्न को हटाना है, ठीक है, मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, हम इसमें मल्टीप्लाई, अगर मैं इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे के अंदर, इसके अंदर पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं 4 का गुणा कर दूं, 4 का गुणा कर दूं तो ये सब कुछ कट जाएगा बेटा। कैसे कटेगा देखो, तो 4 का गुणा करने पर देखो ध्यान से, तो जैसे ही मैं देखो इसमें 4 का गुणा करूंगा तो यहां पर 4 आ जाएगा, 4 गुणा जी, इसमें 4 का गुणा करूंगा तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 का गुणा करूंगा तो यहां 4 आ जाएगा, इसमें 4 का गुणा करूंगा तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 4 NH3 प्लस बचा 5 ही, क्योंकि देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 5 O2 बराबर 4 NO प्लस, तुम लोगों को ये चीज समझ में आया ना बेटा कैसे करा मैंने, देखो
4 गुणा 3/2 करा अपन ने, ये हो गया H2। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 H2। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 H2, 6 H2। अच्छा ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये लिक्विड होता है। क्या होता है लिक्विड होता है, ये भी क्या होता है लिक्विड होता है। चलो इसका नाम क्या होता है बेटा अमोनिया। क्या होता है अमोनिया। ये होता है हमारा ऑक्सीजन। क्या होता है ऑक्सीजन। ये हमारा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और ये होता है हमारा जल, है ना, ये होता है हमारा जल। तो अब इसको ध्यान से समझो, अब इसको ध्यान से समझो, तो तुम लोगों को आना चाहिए, है ना, अब तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन, अगर मैं बात करूं मोनोऑक्साइड भी तुम लिख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं, ठीक है। मोनोऑक्साइड लिखोगे क्यों, क्योंकि मोनो मतलब एक होता है, तो मोनोऑक्साइड पर नहीं लिखा। तो अगर ये कंसेप्ट ओपी लगा तो एक बार मुझे चैट्स या कमेंट्स में जरूर बताना कि सर मजा आ गया, है ना। इससे हम अगर मैं बात करूं कोई भी हम रासायनिक सूत्र को या रासायनिक समीकरण को, नॉट सूत्र, रासायनिक समीकरण को हम क्या कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें तुम लोगों को अजीब लगी होगी, है ना, कि सर कैलकुलेशंस वगैरह मैथ्स ही है पूरा, है ना, क्या है पूरा मैथ्स है। लेकिन अपने मैथ्स का कितना अच्छा यूज किया कि सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई, सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो ऐसी कई सारी मेथड्स हैं ना जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करी। हिट एंड ट्रायल विधि जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन ये जब अगर ABCD मेथड तुम लोगों ने सीख ली तो तुमसे कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो तुमसे ना बने, कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो तुमसे ना बने, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, कोई बहुत बढ़िया मजा आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। और बहुत इजी अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्या ऐसी चीजें आएंगी, इतनी खतरनाक तो चीजें नहीं आने वाली, पहली बात तो, है ना। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन ही लेकर आया था तुम लोगों के सामने ताकि तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़े, है ना। जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना ज्यादा हमारा IQ बढ़ेगा, उतना अच्छा IQ बढ़ेगा। देखो याद रखना कि कई बार ऐसा बोले तो करते हैं ना कि UPSC में ज्यादातर बच्चे वो एग्जाम फोड़ा करते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। मतलब ये बोला जाता है कि 50+ या आधे से ज्यादा % जो बच्चे होते हैं, मतलब 50+ या 56-57% बच्चे या एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने UPSC क्रैक करा हुआ होता है, वो बीटेक से बिलोंग करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग करी होती है, साइंस बैकग्राउंड होते हैं, नॉट बीटेक, साइंस बैकग्राउंड होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, मतलब देखो कुछ बच्चे तो क्या होते हैं कि जैसे 12th में जिसने 95, 96 या 98% स्कोर कर लिया और देन उसने सोचा कि मुझे UPSC करना है, तो चलो एक काम कर लेता हूँ, मैं BSc कर लेता हूँ या फिर BA कर लेता हूँ, ठीक है, या आर्ट्स ले लेता हूँ, इस तरीके के ले लेते हैं, तो वो क्रैक भी करते हैं, ऑब्वियसली की बात है। लेकिन साइंस कहाँ पर हेल्प करता है तुम लोगों की, साइंस हेल्प करता है हम लोगों की हमें एक अच्छा सोचने में। जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा हम अगर बात करें आगे कर पाएंगे, और जितना अच्छा हम आगे कर पाएंगे उतना अच्छा तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा हमेशा याद रखना कि जो जो चीजें मैं बताता हूं, है ना, वो चीज तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, जो जो चीज बताई है मैंने, है ना। और आई होप तुम लोगों को इस ट्रिक में मजा आया होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। हाँ, तो धन्यवाद। अब जो है हम थोड़ा सा आगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो अब हमारे रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन जो था वो पूरे की सारी चीजें कवर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। चलो तो सबसे पहले अपन बुक की बात करते हैं, चलो बुक में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं और जो हमें आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्वेश्चंस यहां से आएंगे, है ना, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ढेर सारे, ठीक है। तो अपने को ये सारे के सारे डीप में पढ़ना है। सबसे पहला जो होता है बेटा वो होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। हाँ, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कौन सी, संयोजन अभिक्रिया।
कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा क्या, अगर मैं बात करूं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ जो होता है ना, फोर्थ जो होता है वो हमारा होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। यही तुम्हारी अभिक्रिया दी हुई है ना एग्जाम में या तुम्हारी बुक में, इन्हीं को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, इनके अतिरिक्त भी कुछ अभिक्रियाएं दी हुई हैं, है ना, इनके अतिरिक्त भी कुछ अभिक्रिया दी हुई हैं जिनको हम इनके साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया के साथ ही हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। क्या होती है ऊष्माशोषी? वियोजन अभिक्रिया के साथ ही, है ना। वियोजन अभिक्रिया को अपन अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। इसको अपन अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब टूटना। तो अपघटन अभिक्रिया को ही, है ना, वियोजन अभिक्रिया कहते थे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना, इसी में पढ़ेंगे। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया के साथ ही अपन पढ़ेंगे किसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? इन सभी बहुत इजी है, सारी की सारे टाइप्स जो एग्जाम है ना बहुत इजी आता है तुम लोगों को। अगर मैं बताता हूँ एग्जाम बहुत इजी आता है जो पढ़ता है, मतलब जो पढ़ते आ रहा है ना, हम लोगों से लेक्चर्स ही देखे होते हैं उससे बहुत कुछ कर लेता है। मतलब मैं बोलूंगा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो तुम लोगों से ना बने या क्वेश्चन बाहर चला जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और ऐसा विश्वास नहीं है तो तुम लोग है ना पूरा पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, अगर जिस लेवल का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जिस लेवल का अपन ने पढ़ा हुआ है, एक क्वेश्चन भी तुम्हें बाहर दिख जाए तो चलो। फिर इसी के बाद अपन एक और टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है, अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद पढ़ेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये तीन अतिरिक्त अभिक्रियाएं, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऊष्माशोषी अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसके भी तीन प्रकार होते हैं, है ना। वियोजन अभिक्रिया के भी तीन प्रकार होते हैं। कौन से? अगर मैं बात करूं प्रकाश वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, या फिर बोल सकते हैं विद्युत अपघटन, तीन प्रकार होते हैं। तो तीनों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, जिनके बारे में आज अपन क्या करने वाले, मतलब आज नहीं, आने वाले लेक्चर्स में अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ऐसा कुछ लग रहा हो तो तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, फिर देन आगे देख सकते हो, टेंशन की बात नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड में है ना ढेर सारा कंटेंट कवर होता है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों के बारे में तुम लोगों से एक बहुत छोटी सी चीज पूछूंगा, ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने कोयले को जलते देखा है? कोयला का जलना, या जलना की जगह दहन भी बोल सकते हो, दहन। कोई चीज का दहन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। कोई चीज का जलने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, किसी चीज का जलना, जिसको अपन दहन भी बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? दहन। तो तुम लोगों को बताऊं, जो कार्बन होता है, जो कोयला होता है, क्या होता है? कोयला, कोयले के अंदर उपस्थित ये काला काला जो है कार्बन ही, ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बनती है। तो यहां पर तुम क्या चीज सीख रहे हो? चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। मतलब सर जो हमारा कार्बन था, जो हमारा क्या था, जो हमारा कार्बन था, क्या था हमारा? जो कार्बन था, ये रहा कार्बन, इसने ऑक्सीजन के साथ मिला और इसने निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड का। किसने? कार्बन था, ठोस था, ऑक्सीजन गैस के साथ मिला और इसने निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अच्छा, जब कोयला जलता है तो मैं देखूंगा थोड़ा सा प्रकाश निकलता है, मतलब लाइट निकल रही है, और काफी ज्यादा ऊष्मा निकल रही है, मतलब गर्मी निकल रही है। कोयला जलाया ही होगा तुम लोगों ने, है ना। क्या था? कार्बन था, ठीक है, कार्बन था, उसने ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करी और इसने निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड का। सही बोल रहा हूं ना मैं? बताना भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या निकला भाई? प्रकाश निकला सर साथ में, और साथ में ऊष्मा निकली। ये भी दिखा दो, कोई दिक्कत की बात, यह अभिक्रिया। तो ये कोयले का जलना हो गया। ये क्या हो गया? कोयले का जलना हो गया। क्या निकल गया? कोयले का जलना हो गया। अच्छा, इसमें क्या चीज बोल सकते हो कि सर यहां पर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा है,
कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, सही है ना। और भी बताते हैं, तुम लोगों ने एक्टिविटी देखी होगी। अगला दिखाता हूं, जल के अणु का निर्माण। किसका? जल के अणु का निर्माण। ध्यान से सुनो, जल के अणु का निर्माण। मेरे पास क्या था? मेरे पास थी हाइड्रोजन। मेरे पास क्या था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन में तुम लोगों को बताऊं, हाइड्रोजन होता है ऐसा, ये एक हाइड्रोजन था। इन दोनों ने ऑक्सीजन से मिले और किसका निर्माण किया? जल का। ये जो होता है H2, क्या होता है? H2। तो सर हाइड्रोजन था H2 जो थी गैस, उसने ऑक्सीजन के साथ मिली और किसका निर्माण किया? H2O का। किसका? H2O का। तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन है। और अगर तुम लोगों को इसका कलर बताएं, अच्छा ये ऑक्सीजन और ये होता है हमारा जल। क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। सॉरी अगर ये तुम लोगों को पहले ही बताई हुई है एक क्वेश्चन, है ना, तो तुम वहां से भी लिख लेना और बाकी तुम लोग सीख गए होंगे, टेंशन मत लो। नहीं पता तो मैं बता भी देता हूं। चलो, तो यहां पर क्या जाएगा? यहां पर आ जाएगा 2H2, यहां 2H2O, यही होता है। ये गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड, है ना, ये लिक्विड, इस तरीके की चीजें हैं, है ना, जो तुम लोगों को बताई हुई है ना। इसको अच्छे से लिख लेना। आप कलर चेंज कर ले रहा हूं पेन का। तो यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु से जुड़ता है और जल का अणु बनता है। क्या बनता है? जल का अणु बनता है। देखो समझ रहे हो ना, H2, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो H2O बन रहा है, H2O बन रहा है इस तरीके की चीज। तो यहां पर हम दोनों केसेस में क्या करा हमने? दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक चीज ए है, कोई भी चीज है ना, यहां पर कार्बन था अभी थोड़ी देर पहले, या हाइड्रोजन था। दूसरी चीज बी है, जैसे ऑक्सीजन था, है ना, वो दोनों मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। मतलब 2 पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, 2 अभिकारक मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया? मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया भैया? ये क्या कहलाते हैं बेटा? बताओ, ये क्या कहलाते हैं? इनको सर हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। कितने अभिकारक है सर? सर 2 हैं। तो 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एकल उत्पाद मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। उत्पाद कितना है भाई? एक ही है। एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम बोला करते हैं संयोजन अभिक्रिया। चल, क्या बोला करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं पंकज सर? ध्यान से सुनना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है। कितना? एक। यहां पर कितने थे बेटा? 2 थे। यहां पर कितना बना? 1 बना। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या इसके एग्जाम्पल सर हमने लाइफ में देखे हुए हैं? बहुत सारे। अभी तुम लोगों को बताया था कार्बन, है ना, ये क्या होता है? हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन है। और ये हमारा ऑक्सीजन गैस है ना, कार्बन ठोस था, ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बताओ? ये दोनों मिलकर बनाएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है हमारा CO2। कार्बन डाई ऑक्साइड जो क्या होता है बेटा? CO2 होता है, ठीक है। अच्छा अगला ले लो। अगला है मेरे पास, मान लो मेरे पास या बोलते सल्फर है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर एस, ऑक्सीजन गैस, है ना। सल्फर सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो सल्फर को तुम जला रहे हो, क्या बना रहे हो? सल्फर को जला रहे हो। अच्छा, सल्फर को जलाओगे तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये क्या है भैया? ये संयोजन अभिक्रिया है। मतलब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। रटने वाली चीजें हैं क्या? रटने वाली चीजें हैं क्या? सर नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हमको तो बन गई, हमको तो बन गई बहुत आसानी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं तुम लोगों को है ना एक अगर मैं बात करूं, एक एनिमेशन तुम लोगों को बताता हूं। एक एनिमेशन तुम लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एक एनिमेशन में तुम लोगों को दिखाता हूं, चलो जल्दी से दिखाते हैं। चलो एक एनिमेशन तुम लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से सुनो।
कैसे होता है वो तुम लोगों को, उसको बताने से पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं क्या होता है बेटा, है ना। क्या होता है कि मेरे पास एक एक अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड। चलो दिखाते हैं। मैंने इसके अंदर क्या लेकर रखा है? कैल्शियम ऑक्साइड लेकर रखा है। क्या लेकर रखा है? कैल्शियम ऑक्साइड। चलो दिखाते हैं। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है और निर्माण करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको तुम चूने का पानी भी कहते हो। क्या बोलते हो? चूने का पानी। अब इसके साथ क्या होता है? इसके साथ ढेर सारा ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी निकलती है ना। अब बताते हैं तुम लोग। पहले तो ये बताओ तुम मुझे चैट सेक्शन में, क्या ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? क्या ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया? ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया। बताओ क्या ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है? बताओ ऊष्मा निकली है क्या यहां पर? बिल्कुल निकली है सर। यस यस यस। चलो एनिमेशन से समझते हैं। मेरे पास क्या था बेटा? मेरे पास एक कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा पाउडर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पाउडर, मतलब पाउडर है ना। ये जो रखा हुआ है तुम लोगों को, ये तुम देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा CaO। अब CaO के अंदर मैं डाल रहा हूं H2O। क्या डाल रहा हूं? H2O, वाटर। चलो भाई ये डाल दो। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड था, है ना, जो CaO होता है, और ये जल है। जैसे ही तुम डालोगे, तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी चूना लेकर आते हो ना घर में, चूना वगैरह पुताई वगैरह करते हुए देखा है किसी को? या कभी गांव वगैरह में तुम देखते हो? अपने गांव में भैया, मेरे यहाँ तो होता है ना, मेरे गांव में तो होता है। अब तुम लोग अमीर हो तो मैं क्या करूं? मोए मोए, है ना भैया, हमारे यहाँ तो होता है। मेरा अभी कुछ दिन पहले मैंने फोटो वगैरह डाल दी थी, कैसे मतलब कल परसों में डाली। कौन सी फोटो? वो गांव में खेत वगैरह थे। एक योगेश सर बोलते हैं कि सर जहाँ तक आपकी ज़मीन दिख रही है वो सर ज़मीन हमारी है, मतलब मेरी है। ऐसा नहीं है भाई, है ना। मेरे पास एक छोटा सा घर है, ठीक है, वो भी पेरेंट्स का है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अफवाहों में ना जाएं, ठीक है। बायो वाले कुछ भी बोल देते हैं भाई, समझ रहे हो ना। वैसे ही तो एक ग्रेट खली है। एक बार क्या हुआ, योगेश सर को ग्रेट खली ने बोल दिया कि चलो कुश्ती लड़ते हैं। तो योगेश सर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है लड़ लेते हैं। अब इन्होंने सोचा कि होगा कोई ग्रेट खली छोटा मोटा, भाई साहब डर गए, है ना। क्या कूटा है योगेश सर को, आपको क्या बताएं मैं, पर बताना मत ये बात उनको, ठीक है। चलो जल जैसे ही डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो जैसे ही तुम इसके अंदर डालोगे, तुमने चूने के अंदर कभी पानी को डालते देखा होगा तो एकदम खदकता है ना, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो चलो निकाल के बता। तो अभी अपन टेम्परेचर देख लेते हैं इसका कितना है। अभी टेम्परेचर देख ले, ये कितना है इसका? अभी 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे, देख पानी डाल दिया, अब क्या बना होगा? यहाँ पर बन गया होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला बुझा चूना। अब कितना हो गया बताओ, देख लेते हैं। अब हो चुका है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? अब हो चुका है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो चुका है? 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका है ना। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए थी, जो मैंने तुम लोगों को बताई। अब इस चीज के बारे में समझते हैं। क्या हुआ सर? हुआ क्या है? यहां पर कुछ नहीं, है ना। यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, और साथ में क्या निकली? ऊष्मा निकली, हीट निकली। क्या निकली? हीट निकली। ये कौन सी अभिक्रिया है? पहली बात तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। प्लस इसमें ऊष्मा निकली है, प्लस इसमें ऊष्मा निकली, तो ऐसी अभिक्रिया पर अपन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है ज्यादातर, ठीक है। चलो और दिखाते हैं। चलो, तो एक बहुत प्यारी सी चीज थी, है ना, और इसी को अपन बोला करते हैं, है ना, बुझा हुआ चूना। क्या बोला करते हैं? बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र कभी पूछ लिया जाए तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO, ठीक है। हाँ, तो बुझा हुआ चूना जो होता है CaO है, OH होल ट्वाइस, है ना। क्या होता है? एक बार और लिख दे रहा हूँ, CaOH वहीं लिखा हुआ है, फिर भी देख लो, CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो ये होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र। चलो, अब इस अभिक्रिया का यूज कहां पर है ना, इस अभिक्रिया का यूज कहां पर है तो तुम लोगों को दिखा देता हूं। बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है? दीवारों पर अगर बात करें, सफेदी के लिए किया जाता है। दीवारों पर
कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अच्छा, इसकी अभिक्रिया भी बता दूंगे तुम लोग, चलो देख लो, मजा आएगा। क्या होता है कि जैसे तुम लोगों ने ना पुताई कर दी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जो होता है CaOH होल ट्वाइस, ये होता है ना CaOH होल ट्वाइस, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बुझा हुआ चूना, इसकी तुम लोगों ने दीवार पे पुताई कर दी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये क्या करता है, वातावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये तो क्या होता है एक्वस, और ये होती है गैस। तो ये दोनों अभिक्रिया कर निर्माण करते हैं, तुम साइड में लिखना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, है ना, ये निर्माण करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की एक ठोस परत का, और साथ में जल निकल जाता। तो तुम लोगों ने देखोगे कि जब चमक आती है तो उसमें लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है वो, किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, ठीक है। तो सफेदी के करने के 2 से 3 दिनों बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दीवारों पर चमकदार फिनिश आता है, होता है। तो ये देखो नॉलेज वाले पॉइंट से, इसी में से एमसीक्यू तुम लोगों से पूछा जाएगा, गारंटीड यहीं से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। या तो ये अभिक्रिया पूछ ले, या तो इन तीनों पॉइंट्स में से पूछ ले। देखो अभिक्रिया तो सिंपल सी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी तुम लोगों से पूछे जा सकते हो, ठीक है। इसको अपन 3-4 बार पढ़ेंगे अभी आने वाले उसमें, तो मैंने इसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं डाला, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यही अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे 3-4 बार, ठीक है। हाँ, तो टेंशन की बात नहीं है, आगे चलते। अब हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना, संयोजन अभिक्रिया में अपन बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ठीक है। चलो, तो कौन सी अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का निकास होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या अभी हमने पढ़ कर आए, हाँ बिल्कुल पढ़ कर आए कि सर जो कैल्शियम ऑक्साइड था जो आपने बताया, उसमें हमने जैसे ही पानी डाला, कैल्शियम ऑक्साइड जो था, है ना, उसमें हमने जैसे ही पानी डाला सर, H2O डाला, ठीक है, तो ये बनाया सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऊष्माक्षेपी क्या होगी भाई, जिसमें ऊष्मा का निकास होता है, और ऊष्मा शोषी क्या होगी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हमने देखा सर टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्या है, ऊष्मा इसके साथ निकली थी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उदाहरण तुम लोगों ने देख लिया, ये उदाहरण हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, उदाहरण हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कपाच, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी, उसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर दें। अच्छा, जो श्वसन अभिक्रिया होती है, देखो ऊष्माक्षेपी का ही प्रकार है, श्वसन जो होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार श्वसन है। श्वसन देखो ना, तुम समझो, श्वसन वो नहीं होता सांस लेना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब हम जोर जोर से सांस लिए जा रहा है तो ये श्वसन हो रहा है, मतलब हाँ वो एक पार्ट है, ब्रीथिंग है ना, ऑक्सीजन वगैरह अंदर जा रही है, तो सही बात है। श्वसन में तुम लोगों को एक रियल बात बताऊं, तुम लोगों ने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद ऐसा होता है कि भाई तुमने एक सेब फल खाया और एकदम डोले में आ गया ऐसे करके, नहीं होता ना, है ना, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता सर कि हमारे डोले में एकदम से आ जाए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, हमने खाना खाया, हमारी बॉडी ने उसको रखा, उसका अगर मैं बात करूं पाचन हुआ, और उसमें जितनी भी यूजफुल चीज़ें थी हमारी बॉडी ने रख ली, बाकी चीज़ बाहर निकल गई, बाकी चीज़ क्या हो गई, बाहर निकल गई, सिंपल सी चीज़। हमारी बॉडी ने खाना खाया, हमारी बॉडी को में उसका डाइजेशन हुआ, जो यूजफुल चीज़ें थी उसको वापस रख ली। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट था, तो उसको एक सरलतम रूप में हमारी बॉडी रखती है, तो जिसको अपन बोला करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का, किसका होता है, ग्लूकोज का। अगर नहीं पता तो आज देख लो, ग्लूकोज का। तुम लोगों को पता है हमारी बॉडी ने खाना खाया, तो हमें क्या बना भाई, हमने खाना खाया तो हमने खा लिया भाई, पेट भरा गया, है ना। तो उसमें जो यूजफुल चीजें थी हमारी बॉडी ने रख ली, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज रख ली। तो श्वसन में क्या होता है, इस ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है। अब बताओ, श्वसन में तुमने ऑक्सीजन का यूज करा तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में किसका निर्माण होता है? जल का। किसका निर्माण होता है? जल का। और साथ में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। वो भी कितनी निकलती है? 38 एटीपी। क्या निकलती है? 38 एटीपी, 38 एटीपी क्या निकलती है? ऊर्जा। समझ गया? और एटीपी का मतलब क्या होता है बायो वाले सर बता देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो बेसिकली ये कोशिकीय लेवल पर ऊर्जा की इकाई है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे द्रव्यमान तुम किस में नापते हो? केजी में नापते हो, है ना। दूरी किस में नापते हो? मिलीमीटर किलोमीटर में। तो मिलीमीटर किलोमीटर या मीटर में। वैसे ही हम ऊर्जा कोशिका के लेवल पर हम एटीपी में मापा करते हैं, जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। वो एक इकाई हो गई। तो अब बेसिकली सर इसको ये बैलेंस करना है, हमको संतुलित करना है, तो क्या करो? 6 नंबर याद रखो। यहां पर भी 6 लिख दो, यहां भी 6 लिख दो, यहां भी 6 लिख दो, ठीक है। यहां भी 6 लिख दो। अच्छा, ग्लूकोज हो गया, इसको मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, इसको मैं बोलता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, और अगला तुम लोगों को पता ही है क्या होता है? जल। अब खुद सोचो, हम लोगों ने पेड़ से खाना खाया, ग्लूकोज हमको मिला, हमारी बॉडी ने उसका ऑक्सीकरण करा, ऑक्सीकरण करने के बाद CO2 गैस बनी, CO2 गैस और जल बना। यही CO2 किसके पास जाएगी? पेड़ के पास। किसके पास? पेड़ के पास। पेड़ क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, और इसी CO2 से क्या बनाएगा? वापस फल को बनाएगा, फल वापस हमें ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज को खाकर फिर वही। तो देखोगे पेड़ से ये पूरी साइकिल चल रही है। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। पेड़ यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, और यही ऑक्सीजन और ग्लूकोज से मिलकर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये चक्र चलता रहता है और हम लोगों को आता होना चाहिए। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊष्मा का निकास होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, खाद में वनस्पति पदार्थ का अपघटन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब समझ रहे हो, खाद में जो अगर मैं बात करूं, जो जैविक खाद वगैरह बनी होती है, ठीक है, तो वनस्पति पदार्थ क्या होते हैं? उसमें अपघटित होते हैं, टूटते हैं, है ना। तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली मैं तुम लोगों को एक रियल बात बताऊं, ठीक है। रियल बात यह है कि अब इसके क्वेश्चंस जो है मैं तुम लोगों को लाइव में करवाऊंगा। मतलब जो नेक्स्ट क्लास अपनी लाइव होने वाली है उसमें मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और पूरा की पूरा टॉपिक एक बार फिर से बहुत सारी चीजें जो अभिक्रिया के प्रकार है उसको रिवाइज करवाऊंगा। पर तुम लोगों से एक वादा है कि तुम लोग मुझसे ये वादा करो कि तुम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने वाली नई ट्रिक सिखाई है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कई बच्चों को लगा करती है पर मुझे नहीं लगती, है ना, और तुम्हें भी नहीं लगती। अच्छे बच्चे जो मेरी बातें सुनते हैं उनको कभी नहीं लगेगी, तो उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। और हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हें भी, मुझे भी और सभी को, ठीक है। थैंक यू।